नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि हाल ही में 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया है 8 मई को। देखिए, प्रवासी पक्षी वो होते हैं जब कहीं किसी देश से किसी जलवायु के चलते या गर्म या सर्द मौसम के चलते किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को पक्षी प्रवास करते हैं। लाइक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भारत की जब भूमि बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो पक्षी रूस की ओर गमन करते हैं, या रूस में बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तब थोड़ी देर के लिए उदाहरणार्थ मान लेते हैं कि वो पक्षी भारत की ओर गमन करते हैं। तो ये प्रवास जो समय समय पर चलते रहते हैं, ऐसे पक्षी जो होते हैं वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो प्रवासी पक्षी के बारे में बता दूं कि प्रवासी पक्षी एक साल में 2 बार मनाया जाता है दिवस। ये पहला मनाया जाता है मई के महीने में, दूसरा मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। लेकिन एक शर्त ये रहती है कि ये हर बार दूसरे शनिवार को ही मनाया जाता है, यानी कि 8 मई को अगर आप गौर करें तो शनिवार था और इस माह का दूसरा शनिवार था। तो यानी प्रत्येक दूसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है मई और अक्टूबर माह के। थीम हर बार इंपॉर्टेंट रहती है, तो थीम समझ लेते हैं। तो थीम इस बार की है सिंग फ्लाई सॉर लाइक अ बर्ड। ठीक है, यह थीम याद रखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और यूनाइटेड नेशन ने 2006 से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का फैसला लिया, यानी कि स्थापना करी इस दिवस के लेकर के, और इसे मनाया जाता है बाकायदा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ प्रवासी पक्षियों के बारे में। प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो लगातार 533 मील तक उड़ सकते हैं, यानी कि 533 मील तक लगातार ये उड़ सकते हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है लगातार उड़ने की। और इसके अलावा इनकी जो अधिकतम गति होती है वो 30 मील प्रति घंटा होती है, यानी कि 30 मील प्रति घंटे की दर से ये अधिकतम उड़ान भर सकते हैं। लोग कहते थे पहले कि विश्व प्रवासी जो माफ़ी चाहूँगा, जो प्रवासी पक्षी होते हैं ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते थे, यानी कि हाइट इनकी कम होती थी। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट हो गया जब जब एक बाज 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और वो वायुयान से टकरा गया, यानी कि एक हादसा हुआ विमान के साथ में, विमान से टकरा गया। तो ऐसा माना जाने लगा कि प्रवासी पक्षी बहुत ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम होते हैं। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नासा के रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के ऊपर, यानी कि जो मार्स ग्रह है, मार्स के ऊपर इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान जो सफल करी है, उड़ान जो अभी हाल ही में उड़ान भरी इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने, इसको रिकॉर्ड किया है। और ये मजे की बात ये है कि चौथी उड़ान थी, ये 4th टाइम उड़ान थी जिसे अभी हाल ही में ये रोवर रहा। रोवर का नाम था परसेवरेंस। इस रोवर ने अभी क्या किया है, वो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान को रिकॉर्ड किया है, 4th टाइम रिकॉर्ड किया है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। आपसे अगर पूछेगा, और मैं डैम श्योर हूँ कि आपसे निश्चित तौर पर पूछेगा ये क्वेश्चन को लेकर के, कि बताइए जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है कौन से क्रेटर पर उड़ा, या ये नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि बताइएगा कि परसेवरेंस रोवर जो था वो कौन से क्रेटर पर उतरा था। जो ये क्रेटर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा क्रेटर आप देखिए, आसपास की भूमि जो है वो ऊंची है, और ये जो भूमि निचली भूमि है, ये इस क्रेटर का नाम है जजेरो क्रेटर। तो जजेरो क्रेटर के ऊपर आपका परसेवरेंस रोवर अभी हाल ही में उतरा है। वैसे बहुत सारे रोवर मंगल ग्रह के ऊपर काम करते हैं यहाँ के, जैसे क्यूरियोसिटी रोवर हो गया, या अपना खुद ही MOM, यानी कि जो हमारा मार्स मिशन है हमारा, वो खुद यहाँ पर काम करता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से, कम से कम आप ध्यान रखिए कि 2013 में, इसे नवंबर के महीने में भेजा गया था हमारा जो मार्स मिशन था, और 2014 में सितंबर के माह में पहुँच गया था। तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी जून में। खैर, आप ध्यान रखिएगा कि 2013 से 14 का बीच में वो अपना मॉम मिशन जो है, यानी कि जो मंगलयान हमारा है, वो पहुंच गया था। ठीक है, तो इतनी बात कम से कम दूसरे क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा कि चौथी उड़ान कौन सा क्रेटर और रोवर का नाम क्या था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है। क्यों? क्योंकि 9 मई 1940 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो मेवाड़ में। ये मेवाड़ के 13वें राजा के रूप में जाने जाते हैं। और भारत में सबसे यशस्वी राजाओं के जब नाम लिया जाता है तो उनमें से एक महाराणा प्रताप शीर्ष के ऊपर रखे जाते हैं, यानी कि शीर्ष स्थान रखते हैं महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में सबसे एक फेमस युद्ध है जो कि हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह लड़ाई 18 जून 1576 को जब लड़ी गई तो अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने करा, और मुगल जो सेना थी वो 2 लाख सैनिक थे, और अपने जो महाराणा प्रताप जी की सेना थी उसमें 22,000 सैनिकों के साथ लड़ी गई। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी की हार हुई, और इस हार के चलते दोबारा एक अभियान किया महाराणा प्रताप ने। वो 6 वर्ष बाद अभियान किया, यानी कि 1576 के बाद वर्ष 1582 में 6 साल के बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और मुगलों की इतनी भयानक हार होती है कि जिसके बाद मेवाड़ की ओर अकबर ने कभी भी नेतृत्व नहीं किया, यानी कि कभी भी देखने का फैसला नहीं लिया महाराणा प्रताप के कारण। तो मेवाड़ को दोबारा जीता गया 1582 में, जिसका आधिपत्य महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप के बारे में एक बार ध्यान रखिएगा कि बहुत ही स्वाभिमानी तौर पे माने जाते हैं कि इन्होंने घास सी रोटियां खाई, जंगल में बिताया समय, लेकिन कभी भी कह सकते हैं समर्पण नहीं किया।
तो ये समर्पण की भाव इनके प्रति नहीं थे कि वो समर्पण कर दें जा करके किसी भी मुगल के लिए। तो उन्होंने पुनर्विजय करी और एक दिखाया कि किस तरीके से एक भारतीय राजा किस तरीके से अपना स्थान अलग ही रखता है। खैर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि डीजीसीआई ने यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए एक मौखिक दवा का नाम दिया है, जिससे नाम दिया है 2DG। 2DG को बेसिकली जो बनाया है वो विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इतने काम कर दिए हैं फिलहाल कोविड-19 में कि देश को वास्तव में एक अलग लेवल पे लेके चला गया है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में जो दवा बनाई है 2DG, बेसिकली डायऑक्सी और ग्लूकोज, इसका नाम अलग से दिया गया है। देखिए, बाकायदा अगर आपको दिमाग में ये चल रहा हो कि एक वैक्सीन है, तो वैक्सीन बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार का ड्रग्स है, यानी कि एक दवाई है, एक प्रकार की एक ड्रग है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो यूज़ होती है वो जैसे हमारे यहाँ पर आमतौर पे आप सबने देखा होगा ना कि ग्लूकोज के डिब्बे ला करके ग्लूकोज निकाला और ग्लास में डाला और गोला पी लिया, लाइक इसी तरीके से ये भी एक गोली की तरीके से आएगी, यानी कि एक टेबलेट की तरीके से आएगी। आप इससे इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और जो वायरस होता है उसकी जो वृद्धि होती है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, इसके लिए एक बात और जानिएगा कि इसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से विकसित किया गया। तो ये एक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये कोविड-19 के जो वायरस होते हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव रखता है। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में आप सब जानते हैं, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा कि कब स्थापना हुई क्या क्या। ठीक है, आप कम से कम ध्यान रखिएगा इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एन रंगास्वामी ने अभी हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इन्हें शपथ दिलाई है वहाँ के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन साहब ने। इनकी पार्टी का संबंध ध्यान रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, AINRC इनकी पार्टी का नाम है। बेसिकली ये पार्टी जो स्थापित उन्होंने ही करी थी 7 फरवरी 2011 को। इससे पहले क्या ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो बिल्कुल 27 अक्टूबर 2001 से 4 सितंबर 2008 तक ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ के भी हाल ही में विधानसभा की सीटों की संख्या आपसे पूछ सकता है। तो 30 सीटें यहाँ की विधानसभा जो इलेक्शन कंप्लीट हुए, यानी कि जो विधायकी के इलेक्शन कंप्लीट हुए या कह सकता हूँ मुख्यमंत्री पद के इलेक्शन कंप्लीट हुए, इसमें 30 सीटें हैं। और ये यूटी है, केंद्र शासित राज्य है, ध्यान रखना इतनी बात से। अभी राज्यों की बात करूँ तो केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों में भी इसके इंक्लूडिंग पुडुचेरी 5 राज्यों में भी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो कम से कम अगर ऑप्शन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भी हाल ही में इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुए, एक क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ने जा रहा हूँ और आई होप आप सब जवाब भी देंगे कि हाल ही में जो ये 5 राज्यों में इलेक्शन हुए इनकी विधानसभा और लोकसभा की सीटें कितनी कितनी रखते हैं दोनों ये 5 राज्य। लाइक मैं बात करूँगा पुडुचेरी की कितनी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और एक मजे की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या कि मात्र 2 ही ऐसे यूटी हैं, यानी कि 2 ही ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो पहला तो पुडुचेरी हो गया, दूसरा हमारा दिल्ली यानी कि अरविंद केजरीवाल साहब। बाकी किसी भी यूटी में कहूँगा कि कहीं पर भी ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा विधानसभा के। खैर, अगला क्वेश्चन ये है कि ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को अभी हाल ही में ESZ के रूप में अधिसूचित किया गया है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन के रूप में अभी हाल ही में ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को सूचित कर दिया गया। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो का अभ्यारण्य के बारे में समझ लीजिएगा कि यह 12 मैग्रोव प्रजातियों का घर है। मैग्रोव प्रजातियां वो होती हैं जो दलदली भूमि में उगती हैं। बेसिकली मैग्रोव के लिए हमारे यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा या गुजरात की कच्छ की खाड़ियाँ ये बहुत फेमस हैं। फिलहाल अभी इसके बारे में समझ लीजिएगा। तो यह 12 मैग्रोव प्रजातियों का घर है, जिसमें 167 जो स्पीसीज़ हैं वो प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की, 45 मछलियों की, 67 कीटों की और 59 तितलियों की अलग अलग प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, खैर इसे भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है, मैग्रोव वन जो पूरा है ये। SEZ के बारे में समझ लीजिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 के तहत, इसी के तहत इसे SEZ का दर्जा दिया जाता है। हालांकि इस अधिनियम में ऐसे कोई शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। ठीक है, इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने ग्लाइकोफोसेट, ये एक तरीके का कह सकते हैं खरपतवार नाशक है, जिसे आमतौर पर कपास की खेती के लिए, ध्यान रखिएगा, कपास के खेतों में जो खरपतवार हो जाता है, घास फूस हो जाती है, उसे मारने के लिए किया जाता है। दिक्कत दोस्त क्या है कि अभी हाल ही में कैंसर के लिए इसे जिम्मेदार माना गया कि इसके कारण कैंसर भी फैलता है। तो कैंसर की रोकथाम के लिए इसे बाकायदा काम किया गया है। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में ऐसा नहीं केवल कपास की खेती के लिए यूज किया जाता है, 8 से 10 लाख एकड़ भूमि पर इसे यूज किया जाता है खरपतवार नाशक के रूप में। अब इतने बड़े भूमि पर इसे यूज किया जाता है तो जाहिर सी बात है इसके दुरुपयोग या इसके प्रभाव देखने को जरूर मिलते होंगे। तो कैंसर के रोगों में वृद्धि के मामले में इसे देखा गया कि यह कैंसर बना देता है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसीलिए अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, इसके ऊपर अभी हाल ही में प्रतिबंध ही लगा दिया है। खैर चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया है। देखिए है क्या ये, बेसिकली एक इसके जो संस्थापक थे इस सोसाइटी के, उनका नाम था हेनरी डूनेंट। तो हेनरी डूनेंट की जो जन्मदिन होता है
इसी के दिन इसे मनाया जाता है, ठीक है। और ये है क्या, तो ये एक सोसाइटी है, एक संगठन है। बेसिकली काम क्या करता है, ये स्वयं सहायता समूह है, यानी कि सहायता करता है लोगों की जाकर के। जो भी इसमें लोग रजिस्टर होते हैं इस सोसाइटी के तहत, दुनिया में बहुत बड़ा संगठन है, इसमें 97 मिलियन लोग काम करते हैं। 97 मिलियन लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। और इसके तहत मैं फिर बता रहा हूँ, स्वयं सहायता समूह है, सहायता करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है या अन्य चीज़ें हैं, ऐसे तरीके से सहायता करना जो भी काम रहता है। ये बेसिकली जो इसलिए मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का जो प्रस्ताव पहली बार देखने को मिला वो 8 मई को मिला। 8 मई 1948 को पहली बार इसका प्रस्ताव मिला, और 1948 में ही पहली बार विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। तो इसके संस्थापक जरूर ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी डुनेंट। बाकायदा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ बाकायदा स्लाइड के माध्यम से। इसमें कोई ग्राफिक्स मैंने ऐड नहीं करे हुए हैं, ध्यान लीजिएगा क्या है क्या नहीं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के नए संस्करण, इसका नाम है N440K, ये देखने को मिला हुआ है। नया वायरस का संस्करण है ये, इसे आंध्र प्रदेश में भी हाल ही में देखा गया है। तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अभी हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट या नया संस्करण कौन से राज्य में देखने को मिला। तो आप कम से कम ध्यान रखिएगा कि N440K के माध्यम से अभी हाल ही में नया संस्करण देखने को मिला है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता था, मैं फिलहाल अभी स्किप कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ा करके। ये प्रवासी पक्षियों के बारे में एक क्वेश्चन अभी तक आ चुका है कि बताइए पक्षी अपनी दिशा किस तरीके से तय करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि एक बार पक्षी लगातार वी शेप में उड़ते रहते हैं, या आकृतियां बनाते हैं, एम शेप में उड़ते रहते हैं, एन शेप में उड़ते रहते हैं, तो कई बार आप लोग मजाक में टाल देते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रवासी अब पक्षी जो होते हैं ये अपनी दिशाएं कैसे तय करती है, या अन्य पक्षी हैं ये अपनी दिशा कैसे पता कर लेते हैं कि किस दिशा में हम उड़ रहे हैं, वो सही है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए 3-4 चीज़ें आप समझ लीजिएगा। पहली बात तो वो स्टार्स के माध्यम से चलते हैं, यानी कि तारों पर निर्धारण करते हैं, तारों के माध्यम से समझते हैं। दूसरा होता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश के आधार पर वे भी चलने गमन करते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय दशाएं होती हैं, उनके आधार पर दिशा तय करते हैं। ये 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना कि पृथ्वी की दिशा, जो चुंबकीय दशाएं होती हैं उनके आधार पर, सूर्य के प्रकाश के आधार पर और तारों की स्थिति के आधार पर जो पक्षी होते हैं ये अपने आप का उड़ान जो है निर्धारित करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।